स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज की कहानी है मालती जोशी जी की कहानी स्मृतिकल्प। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह नई नई कहानियाँ सुनते रहिएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। पूरी दोपहर बिस्तर में गुजार दी थी, पर थकान से शरीर अब भी निढाल हो रहा था। और यह थकान सिर्फ सफ़र की थकान नहीं थी। स्वदेश लौटे 2 हफ्ते हो गए थे, पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ था और हर रात हम लोग बाहर खाने जा रहे थे। छुट्टी की तो प्लानिंग करते समय हम लोगों ने सर्दी, गर्मी और बरसात का ही विचार किया था। यह भूल ही गए थे कि इस देश में एक और मौसम होता है, शादी का मौसम, और अपने इस भूल को अब हम भुगत रहे हैं। इसीलिए मैं भागकर भैया भाभी के पास चली आई थी। सोचा था 3-4 दिन खूब आराम कर लूँगी। अतुल के आने के बाद तो फिर निमंत्रणों का दौर शुरू हो जाएगा। या तो भैया किसी को डिनर पर बुलाएंगे या फिर हमें कहीं जाना पड़ेगा। 5:30 बजे भैया की गाड़ी को गेट के अंदर दाखिल होते हुए मैंने खिड़की से देख लिया था। फिर भी बिस्तर में दुबकी रही। रेणु जी, भाभी ने दरवाजे में खड़े होकर आवाज़ दी। आज रात भी होने वाली है, बाकी की नींद तब पूरी कर लेना। अब उठकर चाय पी लो, तुम्हारे भैया इंतज़ार कर रहे हैं। मुँह पर पानी की छींटे देकर आंचल से पोंछते हुए मैं बाहर आई। तब तक सचमुच भैया इंतज़ार में बैठे हुए थे। मेज पर लगा नाश्ता अनछुआ था और वह नाश्ता था कि गजब। ब्रेड के पकौड़े, गाजर का हलवा, सेब, मठरी और मेरे साथ आई हुई मिठाइयाँ। बाप रे, आप लोग रोज़ इतना हैवी नाश्ता करते हैं? अरे, हमें तो तुम्हारी भाभी बिस्कुट पर टरका देती है। यह सब तो तुम्हारे सम्मान में हो रहा है। मैं कोई मेहमान हूँ? मैंने मुँह फुलाकर कहा। बहन बेटी तो हमेशा ही मेहमान होती है। वैसे आज नाश्ता इसलिए हैवी बनाया है कि रात खाने में देर हो सकती है, भाभी ने सूचना दी। क्यों, कोई खाने पर आ रहा है? मैंने धड़कते दिल से पूछा। नहीं, हम लोग जाएंगे, चलोगी ना? ओए नो। फिर मैंने मरी सी आवाज़ में पूछ लिया, किसके यहाँ जाना है? अरे, अपने रजनीश भाई के यहाँ। उनकी बेटी का रिसेप्शन है। बेटे का मतलब अपूर्व का। वह इतना बड़ा कब हो गया? अभी तो उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था। उसे इंजीनियर बने भी 2 साल हो गए हैं। तुम क्या सोचती हो, जब तुम यहाँ नहीं थी तो समय थम गया होगा? काश ऐसा हो सकता। 6 साल बाद आई हूँ तो सब कुछ कितना बदला बदला लग रहा है। कोई चीज़ों ने तो अपनी पुरानी पहचान भी खो दी है। कई जाने पहचाने चेहरे खो गए हैं, कई नए उगाए हैं। बस बदलाव को एकदम बचा पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। पहली बार इतने अंतराल के बाद आई हूँ, शायद इसीलिए। बाद में शायद आदत हो जाएगी। क्या सोच रही हो, चलोगी ना? भाभी ने व्यग्रता से पूछा। और कहीं जाना होता तो सचमुच मना कर देती। बाहर खाकर एकदम थक गई हूँ मैं। पर रजनीश भाई के यहाँ नो प्रॉब्लम। मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि भाभी ने राहत की सांस ली है। मैं मना कर देती तो वह सचमुच धर्म संकट में पड़ जाते। उन्हें मजबूरन मेरे लिए खाना बनाना पड़ता और 4 दिन पाहुन आई बहन बेटी को कोई खिचड़ी तो नहीं परोसी जाती, पूरा सरजम करना पड़ता है। फिर रजनीश भाई के यहाँ जाने में मुझे सचमुच कोई आपत्ति नहीं थी। उस परिवार से पुराने संबंध थे। रजनीश भाई भैया के घनिष्ठ मित्रों में से थे। उनकी छोटी बहन आभा और मैं हाई स्कूल में MSc तक साथ पढ़े थे। बड़ी वाली शोभा दीदी से भी मेरी खूब पड़ती थी। वह आभा की तरह मुझे भी लाड़ करती थी। और मनीष भाई, इस नाम की याद आते ही मन में एक टीस सी उठी, जैसे कोई पुराना जख्म छू गया हो। आभा के घर उन्हें पहली बार देखा था और तब से ही वह मन पर छा गए थे। वह उम्र ऐसी ही होती है जब बराबर वाले लड़के बचकाने लगते हैं। बड़ों के प्रति एक अबोध आकर्षण होता है। और मनीष भाई तो
पुरुष सौंदर्य के प्रतीक थे। मनीष भाई ने उस तरह से मेरा कभी नोटिस नहीं लिया। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली सिलबिल सी लड़की थी मैं। भैया क्यों मुझसे तवज्जो देते? बस आभा की तरह कभी मेरी चोटी खींच देते या पीठ पर धूल जमा देते। मैं उतने से स्पर्श से धन्य हो जाती थी। अब सोचती हूँ तो अपने बचकाने पर हंसी आती है, पर उस समय तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा सच था। बच्ची ही तो थी। जिस समय उनकी शादी हुई मैं फर्स्ट ईयर में थी। खबर सुनते ही जैसे मेरे सपनों के संसारों में भूचाल आ गया था। मैं एकदम गुमसुम हो गई थी। घंटों खिड़की के पास बैठी सड़क को निहारा करती थी। मेरा रूठना, मचलना, गाना गुनगुनाना सब बंद हो गया था। भैया तो एकदम चिंतित हो उठे थे, पर माँ ने समझा दिया, अरे कुछ नहीं हुआ है। इस उम्र में लड़कियां इसी तरह बेवजह उदास हो जाया करती हैं। बस समझ लो कि अपनी गुड़िया अब सयानी हो रही है। मनीष भाई का रिश्ता बहुत बड़े घर में तय हुआ था। आभा से उनकी अमीरी के किस्से सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। उसे तो यही खुशी थी कि अब बड़ी भाभी की नाक थोड़ी नीचे हो जाएगी। अपने आगे किसी को कुछ गिनती ही नहीं है। आभा तो नई भाभी के रूप लावण्य पर भी मुग्ध थी, पर मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। मुझे यकीन था कि पैसे की चमक से सब अंधे हो गए हैं। उन लोगों ने रुपयों से तोलकर अपनी काली मोटी भैंस इनके पल्ले बांध दी है। पर ईश्वर ने मेरा यह मनोरथ भी निष्फल कर दिया। दुल्हन इतनी सुंदर थी कि उस पर से आंखें हटती ही ना थीं। मेहमान के होठों पर बस एक ही बात थी, इतना सुंदर जोड़ा आज तक नहीं देखा। जोड़ा सचमुच बहुत सुंदर था। मैं बुके लेकर स्टेज पर गई तो ठगी सी देखती रह गई। मनीष भाई ने हमेशा की तरह मेरी चोटी खींचते हुए पूछा, ए छटंकी, भाभी पसंद आई? अपमान से मेरे तो आंसू निकल आए। आभा ने पता नहीं क्या समझकर उन्हें घुड़क दिया। कितने ज़ोर से चोटी खींचते हैं आप? बेचारी की सारी हेयर स्टाइल खराब कर दी। एक आध बार भाभी के बाल खींचिए, तब मज़ा आएगा। और मेरा हाथ पकड़कर वह धीरे से नीचे उतर लाई और कान में फुसफुसाकर पूछा, भाभी खूब सुंदर है ना? मैंने बेवजह मुँह बिचका दिया। शाम को तैयार होते हुए वे सारी बातें स्मरण हो आईं और पता नहीं क्यों मैं बड़े मनोयोग से सजने लगी। जयपुर में रहते हुए मैंने 15 दिनों में कोई 8 शादियां अटेंड की थी। हर बार सास और जिठानी अपनी भारी साड़ियां और गहनों की पेटियां लेकर आ जाती। उनका मन रखने के लिए मैं सब पहन भी लेती थी, क्योंकि वहाँ मेरा अपमान वजूद तो कुछ भी नहीं था। मैं तो उन लोगों की बहू थी और परिवार की प्रतिष्ठा के अनुरूप मेरा पहनना ओढ़ना जरूरी था। पर आज तो मुझे ही ललक हुई थी। भाभी के साथ बड़े चाव से मैंने अलमारी खंगाल डाली और एक गहरे नीले रंग की पचम पल्ली का चुनाव कर डाला। नीला रंग तो केवल सतह पर था। आंचल और किनारी पर इंद्रधनुष की सारे रंगों से चित्रकारी गई थी। गले और कान में भाभी कहीं एक जड़ाऊ सेट और हाथों में मेल खाते कंगन। दर्पण में देखा तो अपनी ही छवि पर मैं मुग्ध हो गई और भाभी के सामने जाकर खड़ी हो गई। भाभी, मैं ठीक लग रही हूँ? भाभी ने प्यार से मेरे ललाट पर एक हल्का सा चुम्बन जड़ दिया और बोली, आज माँ जी होती तो कितनी खुश होती। क्यों? उन्हें हमेशा शिकायत रहती थी कि आजकल की लड़कियों को पहनने ओढ़ने का जरा शौक नहीं है, बस चिन्ना सा लपेट कर चल देती हैं। आज तुम्हें देखती तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते। माँ की याद से मेरा भी मन गीला हो आया। शादी के तुरंत साल भर बाद उनकी 13वीं पर आना हुआ था। उसके बाद अब आई हूँ, पूरे 6 साल बाद। माँ जीवित होती तो शायद यह अंतराल इतना लंबा ना होता। क्या पता। माय गुडनेस, भैया की आवाज़ ने मुझे एकदम चौंका दिया। दुल्हन तो यहाँ बैठी है, फिर वहाँ रिसेप्शन किसका हो रहा है? प्लीज़ भैया, आप ऐसा कहेंगे तो मैं सलवार सूट पहनकर चली चलूँगी।
हमारी गुड़िया रानी तो सलवार सूट में भी उतनी ही गार्जियस लगती है। क्या कहने हैं? सच कहता हूँ, कुछ देवियों को सूट पहने देखता हूँ ना। आप बस भी कीजिए, औरतों पर कमेंट्स करते हो तो आपकी ज़बान पर जैसे सरस्वती विराजमान हो जाती है। भाभी की घुड़की से भैया बेचारे चुप हो गए। मैंने विषय बदलने की गरज से कहा। भाभी ने अपना पूरा वार्डरोब ही मेरे सामने खोलकर रख दिया। नेचुरली आई सिलेक्टेड द बेस्ट। बहुत भौड़ा तो नहीं लग रहा था ना? नहीं तो बदल लेती। लग भी रहा हो तो क्या है, हम लोग शादी में जा रहे हैं, कोई मातम पुरसी में नहीं। भाभी बोली, वैसे रेणु पर यह साड़ी इतनी अच्छी लग रही है कि मेरी तो दोबारा पहनने की हिम्मत ही न होगी। तो उसे ही दे डालो ना, भैया ने कहा। नई साड़ी लाने का खर्च बच जाएगा। भाभी ने फिर उन्हें घुड़क दिया। भैया बेचारे हंसते हुए तैयार होने चले गए। मैं समझ गई दोनों बच्चे बाहर हैं, अब ये लोग इसी तरह अपना मन बहलाते होंगे। हम लोग जब रिसेप्शन में पहुँचे तब 9 बज चुके थे, पर कार्यक्रम अपने पूरे शबाब पर था। फलांग भर दूर से ही रोशनी की जगमगाहट आँखों को चकाचौंधा रही थी। डिस्को का कण कटु संगीत कानों से टकरा रहा था। जीवन में इतनी शादियाँ देखी हैं कि जिनका कोई हिसाब नहीं है, पर उन पर गंभीरता से कभी सोचा नहीं था। पर इस बार सब कुछ तटस्थ भाव से देख रही हूँ तो मन आंदोलित हो उठता है। लगता है जैसे एक होड़ सी लगी हुई है कि किसका रिसेप्शन ज़्यादा खर्चीला, ज़्यादा भड़कीला, ज़्यादा शानदार होगा। सिर्फ मंडप की सजावट और रोशनी में लोग इतना रुपया फेंक देते हैं कि उतने में एक गरीब की कन्याओं का ब्याह हो सकता है, और खाना उसका वर्णन तो साक्षात सरस्वती भी नहीं कर सकती। पहले लोगों का बड़कपन इस बात से आंका जाता था कि उन्हें यहाँ कितनी किस्म की मिठाई परोसी गई। अब तो रोटियों की कई किस्में चल पड़ी हैं। एक लंबा सा काउंटर सिर्फ उसके लिए होता है। फिर 5 तरह के अंकुरित अनाज, 6 तरह के अचार, 10 तरह की सब्जियाँ, खाने में पंजाबी, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, चाइनीज़, रसियन, कॉन्टिनेंटल और आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम इज ए मस्ट। चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, आइसक्रीम ज़रूर होगी, और लोगों की भीड़ उस स्टॉल पर जैसी टूटी पड़ती है। हाँ, अब तो स्टॉल लगते हैं, जिसकी जो मर्जी हो खाए और चलता बने। और स्टॉल भी कितने, कोई नौसिखिया हो तो गिनते गिनते ही बोरा जाएगा। समझ में नहीं आता कि क्या सब लोग इतनी हैसियत वाले हो गए हैं, या कि लोग लाज के लिए करना पड़ता है। रजनीश भाई और भाभी स्वागत की मुद्रा में द्वार पर ही खड़े थे। मुझे देखा तो एकदम गदगद हुआ है। अरे वाह, गुड़िया भी आई है, भाई मज़ा आ गया। अब यह मुझे देखी तो रहने दीजिए भाई साहब, आपसे तो एक कार्ड तक नहीं डाला गया। डर रहे होंगे कहीं सचमुच आ गई तो नैंग देना पड़ेगा, पर आपकी चाल चली नहीं। देखी मैं साड़ी वसूलने आ ही गई। अरे छटंकी, कैसी बातें कर रही है? तेरे भतीजे की शादी है तो ये तो क्या 4 साड़ी ले लेना। तेरी भाभी तो इस समय इतने टॉप मूड में है कि पूरी दुनिया ही सामने रख देगी। मैंने भाभी की ओर देखा। पति की बात से समर्थ में वह 5 इंच मुस्कुरा भर दी। वह हमेशा से अपने आवी जाति के प्रति बड़ी सजग रही। मैंने कभी उन्हें खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। भाभी से अपना ध्यान हटाकर मैंने रजनीश भाई से कहा, भाई साहब, ईश्वर के लिए मुझे अब छटंकी कहना छोड़ दीजिए प्लीज़। मेरा वेट कार्ड देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, और तुम अपनी सहेली को देखेगी ना तो पता चलेगा कि तू छटाक तो क्या तोला भर भी नहीं है। अरे आभा को बुलाओ भाई, अभी तो यहीं कहीं थी। आभा शायद आसपास ही थी। खबर मिलते ही दौड़ी चली आई और मुझसे लिपट गई। बाप रे, ऐसा लगा जैसे मक्खन का एक ढेर मेरे ऊपर गिर पड़ा हो। भैया ने सावधान किया, ये लड़की जरा संभल के, मुझे रेणु को 1 पीस मियाँ को सौंपना है, नहीं तो वह केस कर देगा। आभा के पति उसके मुकाबले एकदम छरहरे और मासूम लग रहे थे। बोले,
अपने इस्लाम और टीम होने का राज अपनी सखी को भी बतलाइए ना। अरे यह क्या बतलाइए, मैं बताती हूँ। आज़ाद पंछी है ना, इसीलिए अपना रख रखाव कर पाती है। ज़रा एक दो पुछल्ले जुड़ जाने दो, फिर देखना। मैं मुस्कुरा भर दी। शादी को 8 साल हो चले हैं, हर कोई उत्सुक है, सब जगह एक ही प्रश्न, एक ही फरमाइश। उत्तर में मैं बस मुस्कुरा कर रह जाती हूँ। 2.5 साल पहले एक हादसा हुआ था, आने वाला अदबीस से ही लौट गया था, पर मैं यह बात किसी को बताती नहीं हूँ। लोगों की सहानुभूति में झेल नहीं पाती। 6 ईयर इज टू मच यार। अब तो कुछ करो, करने का सोच ही रही थी, पर तेरा हाल देखकर तो हिम्मत जवाब दे रही है। अच्छा, पहले चलकर मुझे दूल्हा दुल्हन से मिलवा दो तो देखूं मुझे अपूर्व पहचानता भी है या नहीं। हम लोग भीतर ही की ओर चले। भैया भाभी तो कब की आगे बढ़ लिए थे। सामियाने में पाँव देते ही सामने एक सुसज्जित जूस बार नजर आया। इतनी ठंड में भी वहाँ भीड़ थी। ज़्यादातर भीड़ महिलाओं की ही थी। पास जाने पर उसका कारण समझ में आया। काउंटर पर जोधपुरी सूट में खुद मनीष भाई खड़े थे और मुस्कुराकर अतिथियों की अभ्यर्थना कर रहे थे। उनके अगल बगल कामदार सूट पहने तो सुदर्शनाएं थीं, जो मेहमानों के लिए गिलास भर रही थीं। बड़ा ही खुशनुमा माहौल था। मनीष भाई, देखिए तो मेरे साथ कौन है, आभा ने कहा। अपने प्रशंसकों से पल भर के लिए विरत होकर उन्होंने मुझे देखा और ठगे से देखते ही रहे। आभा, कहीं ये तेरी सिलबिल सी सहेली तो नहीं है? बाय जो, अमेरिका ने तो इसकी एकदम काया पलट कर दी है। कब आई? आज सुबह। व्हाट ही ब्यूटीफुल सरप्राइज रेनू। ये मेरी कन्याएं हैं, सुबह और श्वेता। छोटी उज्जवल यहीं कहीं घूम रही होगी। और लड़की, यह है आभा बुआ की पक्की सहेली रेनू। लड़के बेवजह शर्मा गए, मानो मैं उन्हें अपने बेटे के लिए पसंद करने आई हूँ। लेकिन वाकई अगर मेरे पास ब्याहने लायक बेटा होता तो एक को तो मैं ले ही जाती। मनीष भाई, आपकी बेटियाँ बहुत सुंदर हैं, एकदम भाभी पर गई हैं। क्या मतलब? हम क्या लंगूर हैं? जनाब, हमारे सफ़ेद बालों पर मत जाइए। किसी ज़माने में हमें लेडी किलर कहा जाता था। अब यह बात मुझे आपसे मालूम करनी होगी। मनीष भाई, ना तो आपके बाल सफ़ेद हुए हैं, ना आपका लेडी किलर होना इतिहास हुआ है। यू आर स्टल एक्सट्रीमली पॉपुलर। व्हाट ए कॉम्प्लीमेंट। इस मेहरबानी का आपको क्या सिला दूँ? यह मत समझो कि मैं सिर्फ फलों के रस परोस रहा हूँ। मेरे पास और पेय भी है, क्या पियोगी? नो थैंक्स, कहती हुए बाहर निकल आई। भाभियों और आंटियों की हुजूम ने फिर उन्हें घेर लिया और कह कहो के दौर फिर शुरू हो गए। अगल बगल दोनों बेटियां खड़ी थीं और वह बिंदास फ्लर्ट कर रहे थे। लड़कियां खिलखिला रही थीं। जमाना कितना बदल गया है। अपने पिता के सामने इस तरह हंसने की हमारी कभी हिम्मत ही नहीं थी। पिता भी तो उस ज़माने के थे। उन्होंने भी इतने बेलौस अंदाज में यह कभी नहीं कहा होगा कि किसी ज़माने में हमें लेडी किलर कहा जाता था। शोभा दी नहीं दिखाई दी। जीजा जी फिर पड़ गए क्या? वैसे भी दिसंबर का महीना तो उनके लिए कसाले का ही होता है। चलते चलते आभा एकदम रुक गई। मुझे घूरते हुए बोली, तुझे कुछ भी पता नहीं क्या? जीजा जी नहीं रहे क्या? मेरा तो जैसे खून ही जम गया। हाँ, इसी फरवरी में उनका देहांत हुआ है। अभी साल भर भी नहीं हुआ है ना, इसीलिए दीदी नहीं आई। तुम लोग इतने दकियानूसी कब से हो गए रे? फिर यह तो घर की शादी थी, यहाँ आने में क्या हर्ज था? कोई इसराज करके बुलाता तब तो। यहाँ तो किसी को फुर्सत ही नहीं है। जो आ गए हैं उन्हीं की कोई पूछ परख नहीं है। तुम्हें बताओ, अगर यह जोर देकर कहती तो दीदी मना कर देती। उनका भी तो आने का मन कर रहा होगा। लड़के की यही एक शादी तो है। मनीष भाई की तो तीनों लड़कियां ही हैं। तुम्हें ज़बरदस्ती ले आती? मेरा घर होता तो ज़रूर ले आती। दूसरों के काम में अपना दखल नहीं देते। उसने मुंह फुलाकर कहा। खैर, तुम्हारी बड़ी भाभी तो हमेशा से अलूप रही है, पर सविता भाभी तो मनोहार करके ला सकती थी। उनका भी हक बनता है।
रेणु, किस दुनिया में रहती है तुम? तुझे किसी बात की खबर नहीं है? क्या मतलब? क्या सविता भाभी भी? ओ गॉड! पल भर को जैसे मेरी सांसें ही रुक गई। नहीं रे, सविता भाभी मरी नहीं है, पर इससे तो मर जाती तो अच्छा था। मतलब मृत्यु से भी कोई भयंकर बात है? क्या हो सकती है? क्या वह घर छोड़कर किसी के साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम मनीष भाई को देखकर तो ऐसा नहीं लगा कि कोई अनहोनी हो गई है। वे उतने ही फफ्फड़ मस्त मौला नजर आ रहे थे। आभा से सारी बातें खुला सिवार जानने की इच्छा थी। सोचा था कहीं एक तरफ कुर्सियां लेकर बैठ जाएंगे, तभी किसी ने उसे आवाज़ दी, सॉरी यार, मुझे जाना पड़ेगा। ससुराली रिश्तेदार है, उन्हें ठीक से अटेंड करना पड़ेगा। खातिरदारी में जरा भी कसर रही तो रिपोर्ट सीधे हाई कमान तक, यानी कि मेरी सास तक पहुंच जाएगी। चलती हूँ, एंजॉय योर सेल्फ। अब क्या खाक एंजॉय करूँगी मैं? दो बॉम्ब सेल डालकर खुद तो हवा हो गई और कहती है एंजॉय योर सेल्फ। माँ की कही एक बात याद आई। वो कहती थी शादी के मंडप में मृत्यु की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। अब शगुन होता है। अब शगुन तो क्या होता होगा? हाँ, मूड जरूर चौपट हो जाता है। भैया भाभी पर इतना गुस्सा आ रहा था, दो हादसे हो गए और मुझे खबर भी नहीं। खैर गलती मेरी ही है। पत्राचार तो इन दिनों छूट ही गया है। कभी कभार मैं ही फ़ोन कर लेती हूँ। उस समय जो ताज़ा समाचार होता है वह मिल जाता है। फिर चाहे वह सन्याल साहब के टाइगर की मृत्यु हो, मेहरी की बबली की शादी हो या धोबी की चौथी कन्या का जन्म हो। और इतने महत्वपूर्ण समाचार सिर्फ इसलिए छूट गए कि उस दौरान मैंने फ़ोन नहीं किया होगा। मुझसे तो घर पहुँचने तक भी सब्र नहीं हुआ। गाड़ी में बैठते ही पूछा, सुबह दीदी के पति नहीं रहे? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे भैया बोले, तुम्हें पता नहीं था? इतना ताव आया। मेरा प्रश्न मुझे को लौटा रहे थे। यह भी कोई बात हुई? किसी तरह अपने को जब्त कर मैंने पूछा, और यह मनीष भाई की बीवी का क्या चक्कर है? चक्कर क्या है? बस समझ लो, शनि का फेरा है। बेचारी 3 साल से खटिया पर पड़ी है। क्यों, कैंसर है? नहीं रे, भाभी ने बताया। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मनीष की भी 2 पसलियाँ चटक गई थीं। कोहनी में फ्रैक्चर हो गया था। घुटने पर चोट आई थी। पर सविता की हालत तो यह समझ लो कि मर ही गई थी। मर ही जाती तो अच्छा था। भैया ने आभा की बात दोहराई। पूरे 2 महीने कोमा में पड़ी रही। अब होश में भी है तो किस काम की? ना किसी को जानती है ना पहचानती है। बस बिटर बिटर ताकती रहती है। ना भूख प्यास का होश है ना किसी और चीज़ का। सारा शरीर लुंज पुंज हो गया है। दरअसल उसे सिर में चोट लगी है। भैया ने खुलासा किया। मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो मैं नहीं जानता, पर जो तंत्रिकाएं अपने सारे कार्यकलाप को संचालित करती हैं वही डैमेज हो गई हैं, बियॉन्ड रिपेयर। तो अब क्या? जितने दिन उसके लिए होंगे जिएंगी। 3 साल तो ही हो गए हैं, और 3 साल या 3 महीने या 3 दिन क्या कह सकते हैं। बेचारा मनीष कहो, भाभी बोली। उसकी बेचारे की तो ज़िंदगी ही तबाह हो गई है। अब ये सब लोग शादी में आ गए हैं तो उनके पास कौन होगा? उसकी माँ है ना, एक आया भी रखी हुई है। चलो अच्छा है, घर में नानी के होने से लड़कियों को कुछ सहारा तो है। लड़कियाँ कौन सी घर में हैं? बड़ी तो दोनों हॉस्टल में है। छोटी भी घर में बोर हो जाती है। कभी रजनीश भाई के यहाँ तो कभी शोभा के यहाँ चली जाती है। सविता की माँ बेचारी बहुत दुखी है। एक दिन बाजार में मिली थी तो रो रही थी। क्यों? उनके लिए तो उम्र कैद ही हो गई है। पता नहीं कितने दिन रहना है। इस पर मनीष आजकल उखड़ा रहने लगा है। उनसे ढंग से बात नहीं करता। लड़के अपने में मग्न हैं। कोई घड़ी भर भी उनके पास नहीं बैठती। नौकर भी बदतमीजी से पेश आते हैं। वह आया अलग हुक्म चलाती है। कह रही थी बेटी के लिए सारी जिल्लतें सह रही हूँ, नहीं तो कब की घर चली जाती। वे लोग तो इतने अमीर हैं ना, फिर यहाँ क्यों पड़ी हुई है? उन्हें तो चाहिए कि भाभी को लेकर अपने घर चले जाए और शान से रहे। रेणु, तुम भी अभी तक बस बच्ची ही बनी हुई हो। बूढ़ी माँ और मृत प्राय बहन, यह दोहरा भार भला कौन उठाना चाहेगा?
पिता जीवित होते तो और बात थी। सारी रात में सो नहीं सके। सविता भाभी की रिसेप्शन वाली छवि आंखों में तैरती रही। उसके बाद भी उन्हें कई बार देखा था। अपनी जुड़वा कन्याओं के साथ वह अक्सर ही बाजार में, सिनेमा में, समारोहों में नजर आती जाती थी। हमेशा चुस्त दुरुस्त, स्मार्ट और सलीकेदार। ऐसी महिला असहाय अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई है, ये सोचकर ही झुरझुरी हो आई। और शोभा दीदी, उन बेचारी का तो सारा जीवन पति की तीमारदारी करते ही कटा है। अपार संपत्ति और इकलौता लड़का। लड़की ब्याहते समय माँ बाप ने बस इतना ही देखा। यह तो बाद में पता चला कि लड़का रोग की पुड़िया है। स्नोफेलिया, ब्राको अस्थमा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे शब्द तो मैंने उनके ही संदर्भ में भली प्रकार सुने थे। पर बाहर शोभा दीदी, भाग्य के लोग को उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया। माथे पर एक सिकन तक न आने दी। इंग्लिश में एमए थी, संगीत की विशारद थी, बैडमिंटन की चैंपियन थी। पर अपनी सारी उपलब्धियों को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और केवल पति की नर्स होकर रह गई। पति की लंबी बीमारी ने उन्हें समाज से, परिवार से काट दिया था, पर उन्होंने कभी इसका मलाल नहीं किया। सच, हिंदुस्तानी औरत को ईश्वर पता नहीं किस मिट्टी से गढ़ता है। मैंने 2 दिन प्रतीक्षा करने के बाद आभा को फ़ोन किया। सोचा अब तो वह शादी के माहौल से उबर ही चुकी होगी। पता चला वह कल रात ही सपरिवार कानपुर के लिए चल पड़े हैं। मुझे मालूम है बड़ी भाभी का आतिथ्य उसे ज़्यादा दिन रास नहीं आया होगा, पर एक बार मुझसे मिल तो लेती। पर मिलना तो दूर, बंदी ने फ़ोन भी नहीं किया। बहुत बुरा लगा। फिर मैंने भाभी की चिरौरी की। भाभी, कल तो अतुल आ ही जाएंगे, फिर कहीं जाना नहीं हो पाएगा। आज मेरे साथ सविता भाभी को देखने चलेंगे। वहाँ देखने लायक अब क्या है? वह तो बेजान सी पड़ी हुई है। अपन जाते हैं तो उसकी मम्मी अपनी रामायण लेकर बैठ जाती है। फिर नौकर लोग मनीष से चुगली लगाते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो शोभा दीदी के यहाँ चले। मेरी अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। दरअसल मैं तो तुम्हें अपने साथ क्लब ले जाना चाहती थी। भाभी ने कुछ पशुपेश के साथ कहा। वहाँ सब लोग तुम्हें देखने को बहुत उत्सुक हैं, पर मैं वहाँ जाने के लिए जरा भी उत्सुक नहीं थी। मैंने बड़ी नम्रता से अपनी अनिच्छा जाहिर कर दी। भाभी ने भी शायद औपचारिकता बस ही कहा होगा, क्योंकि मेरे एक बार मना करते ही वह मान गई। हम दोनों ने शायद एक साथ ही राहत की सांस ली होगी। एक काम करते हैं, भाभी बोली, मेरा रास्ता उधर से ही है। मैं जाते जाते तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी, चलेगा? दौड़ेगा? मैंने कहा। अकेले जाने की सचमुच हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पर भाभी इतनी सजी धजी थी और इतना महक रही थी कि मैंने उनसे उतरने का आग्रह नहीं किया। इस घर में कई बार आ चुकी हूँ, पर अकेले आने का यह पहला अवसर था, और अवसर भी कैसा। मुझे आभा पर नए सिरे से गुस्सा आने लगा। धड़कते दिल से मैंने बटन दबाया। दरवाज़ा उन्होंने ही खोला। वही सौम्य शांत मुद्रा। बड़े सहज भाव से पूछा, अकेली आई हैं? भाभी छोड़ गई हैं? उन्हें कहीं और जाना था। मैंने जानबूझकर क्लब का नाम नहीं लिया। हाथ पकड़कर वह मुझे सोफे तक ले आए। फिर इम्तिनान से बैठते हुए कहा, अपूर्व ने बताया था कि तुम आई हुई हो। अपूर्व आपको कहाँ मिला? बहू को लेकर आया था ना? कह रहा था रिसेप्शन में तुम आई थी। अपूर्व की बहुत सुंदर है ना? बहुत, मैंने कहा, और बातों का क्रम चल पड़ा। दुनिया जहान की बातें, सब कुछ कितना सहज स्वाभाविक था, और यहाँ आते हुए मैंने कितना डर रही थी। क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी? अगर मैं रोने बैठ गई तो कैसे सांत्वना दूँगी? रास्ते भर रिहर्सल करती आ रही थी, पर उस नाटक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने मन ही मन शोभा दीदी को बहुत धन्यवाद दे डाले। बात करते करते अचानक उनकी घड़ी पर नज़र गई। 4 बज रहे हैं, चल चाय पीते हैं। माँ कहती थी कि कहीं मातमपुरसी पर जाते हैं तो चाय नहीं पीते, पर यहाँ तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं था। वह उठी तो मैंने कहा, मैं आ जाऊँ? चप्पल उतार कर आना पड़ेगा। शोभा दी का किचन हमेशा की तरह जगर मगर कर रहा था। हर चीज़ साफ़ सुथरी करीने से लगी हुई।
कतार के कतार चम्मच करते स्टील के डिब्बे, अचार की बर्नियाँ, उन पर लगे झालरदार कपड़े, पाल्ड पेंट के डिब्बों में नाश्ते की चीज़ें, झकाझक धुली क्रॉकरी, पिरामिड की शक्ल में गिलास, कटोरियाँ, पतीलियाँ, मसाले के डिब्बे, घी तेल की बर्नियाँ, हर चीज़ बड़े कायदे से सलीके से अपनी जगह पर थी। दीदी, माँ और भाभी हमेशा आपके किचन की खूब तारीफ करती थी। मुझे तो हैरत है आप यह सब कैसे मैनेज करती हैं। मेरा मतलब है अब भी आप इतनी मेहनत करती हैं। अब भी से तुम्हारा क्या मतलब है भाई? क्या मैं 60 साल की बूढ़ी हो गई हूँ? नहीं, मेरा मतलब था कि तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ मैं, पर लाडो मेरी ये सारे काम हमेशा मैं नहीं करती आ रही हूँ। कोई मेरा हाथ बटाने वाला नहीं है। फिर भी मुझे मेरा मतलब है, तुम्हारा यह मतलब भी है, समझ रही हूँ। तुम्हें हैरत है कि अब भी मुझ में इतना उत्साह क्यों है? तो रेणु जी, यह तो मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है, मेरे खून में है। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने गैस बंद की और हाथ पकड़कर मुझे बेडरूम में ले गई। मैं चकित होकर देखती ही रह गई। उस परिदृश्य में जरा भी बदलाव नहीं आया। बड़े से डबल बेड पर कड़ा हुआ पलंगपोश बिछा था। उससे मेल खाते तकिए थे। पलंग के दोनों ओर 2 पांवपोश थे। बाथरूम के पास वाले पांवपोश पर बड़े आकार के स्लीपर्स, टॉवेल, रेल पर जनाने मर्दाने टॉवेल, दीदी की ड्रेसिंग टेबल पूर्ववत सजी हुई। खिड़की के पास लगे वॉश बेसिन पर शेविंग का सामान धुला पुछा। पश्चिम वाली बालकनी पर 2 वेत की कुर्सियां आमने सामने लगी हैं। दक्षिण वाली बालकनी में एक झूला, जिसकी पीतल की कड़ियाँ ऐसे दिप दिप कर रही थीं मानो कल ही ब्रासो किया था। उस बालकनी से मैंने हॉल का नज़ारा किया। सब कुछ धुला पुछा झकझक करता। मेजपोश, पर्दे, कुशन, कवर, फर्श से लेकर डाइनिंग टेबल तक दर्पण की तरह दमकता हुआ। किताबें करीने से लगी हुई। आप क्या रोज़ ही अदला बदली झाड़ पोंछ करती हैं? मैंने मुग्ध होकर पूछा। नहीं रे, वे मैले ही नहीं होते। मैं ही देख देख कर बोर हो जाती हूँ, तो बारी बारी से एक एक कमरा ठीक करती रहती हूँ। कहीं भी कुछ बेतरतीब नहीं होता, फिर भी मैं तरतीब देती रहती हूँ। यही तो मेरा पास्ट टाइम है, यही तो मेरा नशा है। जिस दिन यह नशा काम नहीं करेगा ना, उनकी एक बड़ी सी फ़ोटो लगाकर छुट्टी कर लूँगी। पहली बार मुझे ध्यान आया कि बेडरूम में मेटल पीस पर रखी शादी की फ़ोटो को छोड़कर घर में जीजा जी की कोई फ़ोटो नहीं है। और मैं डर रही थी कि घर में पाँव देती ही बड़ा सा फ़ोटो नजर आएगा, उस पर मोटा सा हार होगा, नीचे अगरबत्तियाँ। दीदी, आपने यह अच्छा किया कि कोई फ़ोटो नहीं लगाया, इसलिए यह एहसास ही नहीं होता कि कोई यहाँ से सदा के लिए चला गया है। लगता है बस बाजार तक गए हैं, अभी आते होंगे। दीदी फीका सा मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हो, पगली, यह सारा सरंजाम मैं इसीलिए तो कर रही हूँ। चाय पीते हुए उन्होंने अचानक पूछ लिया, तेरी वह चचेरी ननद थी ना, अनब्याही, अब क्या कर रही है? उनकी तो पिछले साल शादी हो गई, रिटायर्ड मेजर है, जयपुर फुट लगा हुआ है, पर बाकी एकदम चुस्त दुरुस्त है। हनीमून पर दोनों यूरोप और अमेरिका के दौरे पर गए थे, तभी हमारे पास भी आए थे। और वह डाइवोर्स कैसे किसका चल रहा था? मेरी छोटी बुआ सास का। वह केस करना चाह रही थी, पर जेठ जी ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। उन्हीं की हम उम्र है, वह ननंद ही लगती है, इसीलिए भाई साहब की सुंडी लेती है। वह बोले कि मेरी भी लड़कियां बड़ी हो रही हैं, अब मैं उनकी चिंता करूं या फिर से तुम्हारे लिए लड़का खोजता फिरूं। छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, उनके लिए क्या कोई घर छोड़ देता है? अरे, तेरे भैया की एक साली भी थी ना, जिसके पैर में डिफेक्ट था, क्या अब तक कुंवारी है? कौन? कनक दीदी? भाभी बता रही थी कि उन्होंने एक लखपति के मंद बुद्धि बालक से ब्याह कर लिया, अब ऐश कर रही हैं। पर दीदी, आज आपको इन सब की याद कैसे आ रही है? अपनी गरज से सब याद आ जाता है। कैसी गरज? मनीष भाई के लिए रे, छोटी बहन होकर अब मुझे ही उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। बड़ी भाभी को तो तुम जानती ही हो, लेकिन अभी तो सविता भाभी, मेरा मतलब है यह सब करने का समय तो आने दो। ऐसी क्या जल्दी है? सो तो है, पता नहीं बेचारी कितना कष्ट लिखा कर लाई है, खुद भी भोग रही है,
साथ में घर वालों को भी भुगतना पड़ रहा है। अच्छा सुन, मैंने कहीं पढ़ा था कि मानसिक विकलांगता का सर्टिफिकेट हो तो दूसरी शादी की परमिशन मिल जाती है। क्या यह सच है? पता नहीं दीदी, रजनीश भाई कह रहे थे वह वकील से बात करेंगे। मानसिक तो क्या, ये तो सभी तरह से विकलांग है। कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। ऐसा कब तक चलेगा? लेकिन दीदी, ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले आपको लड़कियों के बारे में सोचना होगा। क्या माँ के जीवित रहने वे दूसरी माँ की कल्पना को झेल पाएंगे? अरे यह सब उठापटक हम लोग लड़कियों के लिए ही तो कर रहे हैं। बेचारी माँ के रहते अनाथ हो गए हैं, जैसे मनीष भाई पत्नी के रहते सन्यासी हो गए हैं। मनीष भाई और सन्यासी, मुझे अनायास ही उस दिन रिसेप्शन वाला रूप याद आ गया। दीदी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? मैंने एकाएक पूछ लिया। 16। क्यों? इस बीच जीजा जी कितने दिन बीमार रहे? यह पूछ के कितने दिन ठीक रहे? उनकी तो साइकिल थी, ऋतु चक्र के अनुसार ही हेल्थ बुलेटिन चलता था। सावन भादो घर में रहेंगे, दिवाली से होली तक घर में क्या बिस्तर में ही रहेंगे। इसके अलावा सर्दी जुकाम लू लपट चलता ही रहता था। कमज़ोर आदमी को हर व्याधि बड़ी जल्दी पकड़ लेती है, और जितने दिन वह बीमार रहते आप घर में कैद हो जाती थी। वह सब तो तुम जानती ही है। आपको कभी ऊब नहीं हुई, खींच नहीं आई? पागल, एक बार जिसे अपना कह दिया उससे ऊब कैसी, खींच क्यों होगी? वह और 16 साल जीते तब भी मैं उनकी इतनी ही लगन से सेवा करती। पर क्या करूं, ईश्वर को मंजूर ही नहीं था। उन्होंने एक सांस भरकर कहा। इतनी देर में पहली बार उनके मुंह से एक अवसाद भरा वाक्य निकला था। और दीदी, मनीष भाई 3 साल में ही इतना उब गए हैं कि हर कोई उनके लिए ऊपर नीचे हो रहा है। वह पुरुष है रे, औरतों का सा सब वह कहाँ से लाएंगे? अच्छा मान लो यह हादसा अगर उल्टा हो जाता, मनीष भाई बिस्तर पर होते और भाभी ठीक ठाक होती, तो क्या वह उनकी मृत्यु की कामना करती? क्या बात करती हो, ऐसा कहीं होता है? यही तो दुख है दीदी कि ऐसा नहीं होता। पति चाहे लंगड़ा लूला काना कुबड़ा हो, तब भी हिंदुस्तानी पत्नी उसकी दीर्घायु की कामना करती हैं, उसके लिए व्रत उपवास करती हैं, मनौतियाँ मानती हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि पति के बिना उसका अस्तित्व शून्य है। घर परिवार में उसका मान सम्मान, समाज में उसकी प्रतिष्ठा सब पति के दम से होती है। घर परिवार में उसका मान सम्मान, सबसे ताज़ा उदाहरण तो आपका ही है। परिवार के इकलौते बेटे की शादी थी और आप वहाँ नहीं थी। मुझे बुलाया था रे, मैं ही नहीं गई। पता नहीं क्यों, मन ही नहीं हुआ। और किसी ने आप पर ज़बरदस्ती भी नहीं की कि होती तो आप ज़रूर जाती, और जाती तो देखती कि असहाय अपाहिज पत्नी को घर पर छोड़कर मनीष भाई कैसी रंगरलियाँ मना रहे। कहा ना कि वह पुरुष है, उन्हें सब सोचता है। दीदी ने थकी सी आवाज़ में कहा। पता नहीं क्यों मुझे भी एकाएक थकान हो आई। मैं उठ खड़ी हुई। दीदी अब चलूँगी, भैया दफ्तर से आते ही मुझे खोजने लगेंगे। 2-4 दिन ही तो हूँ, उन्हें पूरा समय देना चाहती हूँ। अगला चक्कर कब लगेगा? 8 साल बाद? नहीं दीदी, इस बार सोचती हूँ जल्दी आऊँगी। सब लोग बहुत नाराज़ हो रहे थे। ये हुई ना बात, और अकेली नहीं आऊँगी, समझी? गोद भरी होनी चाहिए। दादी दीदी, हम लोग अभी ठीक से सेटल नहीं हुए हैं। बच्चा हो गया तो संभालेगा कौन? मुझे दे जाना, मैं पाल लूँगी। जब सेटल हो जाओ तब ले जाना, पर बुढ़ापे तक इंतज़ार मत करना। मैंने मन ही मन कहा। मुझे मालूम है दीदी, तुम मेरा तो क्या, ऐसे दर्जन भर बच्चे संभाल सकती हो। तुम में अब भी इतनी ऊर्जा है, उत्साह है कि एक भरी पूरी गृहस्थी का भार उठा सकती हो। पर इस करुण सत्य को जानने की इच्छा किसकी है? सब मनीष भाई के लिए ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर तुम्हारे इस बीहड़ एकांत को झांकने का समय किसी के पास नहीं है। तुम अपने कल्पना लोक में ही विचरण करने के लिए अभी सख्त हो। विदा लेते समय मेरी पलकें गीली थी।